9वीं विषय इतिहास पाठ क्रमांक 6 महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के पहले वीडियो में हमने भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन किया। स्त्री शक्ति का प्रगटीकरण किस प्रकार से हुआ इसका हमने अध्ययन किया। चिपको आंदोलन के अंतर्गत सुंदरलाल बहुगुणा के साथ चंडी प्रसाद भट्ट इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन में किस प्रकार से महिलाओं ने हिस्सा लिया। शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से आंदोलन हुआ और उसमें महिलाओं को सफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही महाराष्ट्र में भी कई महिलाओं ने आगे आकर स्त्री मुक्ति के लिए संघर्ष किए। इन सभी बातों का अध्ययन हमने वीडियो के पहले भाग में किया था। वीडियो के दूसरे भाग में हमें महिलाओं के संदर्भ में कानून, दहेज प्रथा के विरोध में जागृति, पारिवारिक न्यायालय, गुजारा भत्ते का मुकदमा, सती प्रतिबंधित कानून, मानवाधिकार रक्षा कानून, महिलाओं के लिए आरक्षण इत्यादि मुद्दों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम महिलाओं के संदर्भ में कानून का अध्ययन करेंगे। वर्ष 1952 के कानून के अनुसार भारत सरकार स्त्रियों को गुजारा भत्ता का अधिकार दिया था। पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया। स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ। बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद यानी तलाक का अधिकार दिया गया। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला कानून बना। वह कानून है दहेज प्रतिबंधित कानून 1961। इस कानून के अनुसार दहेज लेना या मांगना ये फौजदारी प्रकार का अपराध माना गया। दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं कम हुई। आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाला प्रसूति सुविधा अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हुआ। इस परिच्छेद में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहला, वर्ष 1952 का कानून, जिसके अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ता देने का अधिकार दिया। उसके बाद दहेज प्रतिबंधित कानून 1961 में पारित हुआ, जिसके अनुसार दहेज लेना या मांगना ये फौजदारी अपराध माना गया। और तीसरा महत्वपूर्ण कानून अर्थात प्रसूति सुविधा अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसके अनुसार प्रसूति के समय में महिलाओं को छुट्टी मिलने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब आपको यहाँ बताना आवश्यक है कि महिलाओं के संदर्भ में ये कानून क्यों बनाए गए। ये कानून इसलिए बनाए गए कि महिलाएं भी पुरुषों की भांति सभी क्षेत्रों में आगे आकर सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सके। आपको मालूम है कि समाज में दहेज की प्रताड़ित महिलाओं का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। प्रसूति के समय में भी महिलाओं को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे समय में नौकरी करने वाली महिलाओं को यदि 6 महीने की रजा सरकार के द्वारा दी गई तो उस समय में वे आराम कर अपनी ड्यूटी पूर्ववत बाद में ज्वाइन करती है। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए कानून बनाए गए। दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। यद्यपि भारत में दहेज प्रतिबंधित कानून लागू है, फिर भी समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य छपते हैं जैसे रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु हो गई,
कपड़े धोते धोते पैर फिसलकर कुएं में गिरने से महिला की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं की गहराई में जाकर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसका मूल कारण दहेज था। इस प्रथा को लेकर पुलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने अपनी अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर दी, जिससे जनजागृति हुई और उसी के कारण पहले जो 1961 में जो कानून आया था, दहेज प्रतिबंधित कानून, उसमें संशोधन हुआ, उसके स्वरूप में बदलाव हुआ और वर्ष 1984 में दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया। वर्ष 1988 में 2209 महिलाएं, वर्ष 1990 में 4835 महिलाएं और वर्ष 1993 में 5377 महिलाएं दहेज की शिकार बनी। इन आंकड़ों को यदि हम देखें तो दहेज की समस्या कितनी ज्वलंत है ये हमें समझ में आएगा। पढ़ा लिखा समाज यदि दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है तो ऐसे में समाज के जागरूक नागरिक होने के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। ये समस्या खत्म होने के लिए समाज में जनजागृति बहुत अधिक प्रमाण में अब आ चुकी है। हर स्तर से, हर समाज से दहेज के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों का तबका अब सामने आने लगा है। पारिवारिक न्यायालय की संकल्पना को अब हम समझेंगे। विवाह के पश्चात विवाद उत्पन्न होते हैं, घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है और उसके कारण अनेक प्रश्न निर्माण होते हैं, जैसे गुजारा भत्ता। पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो उसका गुजरान वह कैसे चलाएगी। एकल पालकत्व यानी माता पिता हम हैं और अलग अलग यदि रहते हैं तो बच्चा जो है वो किसी एक के पास रहता है, अकेले को ही उसका पालकत्व स्वीकार करना पड़ता है। संतानों का पालन पोषण कैसे करे, संतान पर किसका स्वामित्व हो, इस प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं और इन्हें हल करने के लिए ही पारिवारिक न्यायालय अस्तित्व में आए। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच पड़ताल करने की बजाय समझदारी से काम लिया जाता है और वकीलों की जगह पर समुपदेशक जो सलाह देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को प्रधानता दी जाती है। यहाँ पर जो भी मामले आते हैं वो शीघ्र गति से हल होते हैं, पर उसे न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया जाता है। यानी ये जो पारिवारिक न्यायालय होते हैं ये न्याय प्रणाली का ही भाग है, परंतु जिस प्रकार से हम सर्वसामान्य न्यायालय में जब किसी प्रश्न को लेकर जाते हैं तो हमें वकील नियुक्त करना होता है, गवाह वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, सबूत इकट्ठे करने होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में न उलझकर आसान तरीके से, समझदारी पूर्वक, सामंजस्य के मार्ग से यदि प्रश्न का हल उपस्थित होता है तो वह कार्य पारिवारिक न्यायालय के माध्यम से होता है। गुजारा भत्ते का मुकदमा 1985। यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति तलाक ले लेता है तो स्त्री का गुजारा होने के लिए उस पति को उसे प्रति माह निश्चित रकम देनी पड़ती है, राशि देनी पड़ती है। इसे कहा जाता है गुजारा भत्ता, जिसके माध्यम से वह अपना जीवनमान ठीक तरह से बिता सके। उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरोध में हल्ला मचाया। परिणाम स्वरूप संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स ये पारित हुआ और इसके बाद से मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलने लगा। ये मुकदमा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा फैसला बनकर सामने आया था। सती प्रतिबंधित कानून। शायद बच्चों आपको पता होगा, हमने जिस समय 8वीं कक्षा में इतिहास पढ़ा था उसमें सती प्रथा का उल्लेख था और हमें पता है कि राजा राम मोहन राय
इन्होंने सती प्रथा के विरोध में समाज में जनजागृति फैलाने का कार्य किया था। सती होने का प्रमाण स्वतंत्रता पूर्व काल में बहुत अधिक था, जिसके खिलाफ कई समाज सुधारकों ने अपने विचारों के माध्यम से समाज में जनजागृति फैलाई। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूपकुंवर नाम की विवाहिता सती हो गई। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी, उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। उसका सती होना, सती प्रथा का उदात्तीकरण करना जैसी बातें गैर कानूनी थी। मीना मेनन, गीता सेधु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों और पत्रकारों ने इस कांड की जांच पड़ताल की। सरकार ने वर्ष 1988 में कड़े प्रावधान कर सती प्रतिबंधित कानून पारित किया। यानी इसके बाद सती होने के लिए बाध्य करने के लिए महिलाओं को बाध्य नहीं किया गया। मानवाधिकार रक्षा कानून। स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके, इसलिए वर्ष 1993 में यह कानून बनाया गया। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसी आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेदित यानी तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाएं और सुरक्षित कार्यस्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है। महिलाओं के लिए आरक्षण। संविधान द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए, रिजर्व रखे गए। सरपंच, अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महापौर, इन पदों के लिए भी 1/3 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए। देश में महाराष्ट्र के साथ साथ 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का स्थान दिया गया है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद वाले समय में भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। फलस्वरूप मतदान जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। कानून ने सती, दहेज, बहुपत्नीत्व जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। स्त्रियों के संबंध विच्छेद यानी तलाक के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उन्हें संपत्ति में कानूनी हिस्सा दिया गया। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में कतिपय स्थान आरक्षित रखे गए। इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिलाएं शिक्षित होकर अर्थार्जन करने लगी है। नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीति सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है और अपने पास जो योग्यता है उसका परिचय वो समाज के सामने रख रही है। विद्यार्थी मित्रों, अब तक हमने महिलाओं के विषय में जो कानून बनाए गए, उनके लिए जो प्रावधान रखे गए संसद के द्वारा, उसका हमने अध्ययन किया। अब हमें समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग जनजातियों के लोगों के लिए सरकार क्या करती है उसके बारे में अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट, इसके लिए सरकार क्या करती है इसे हमें समझना है। स्वतंत्रता के बाद के समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को अंगीकार किया। उसी का अनुसरण करते हुए छुआछूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया।
समाज में स्वतंत्रता पूर्व समय में समाज के कुछ लोगों को अन्य वर्गों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, अछूत वर्ग के नाम से जाना जाता था। सामाजिक समारोह में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, परंतु मानवता के खिलाफ ये बातें होने के कारण स्वतंत्रता के बाद के समय में संविधान ने 17वें अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त किया और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया। इन अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना विकास कर सके, इसलिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी समाज में उन्हें आदर का स्थान मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर वे पिछड़े हुए नहीं रहने चाहिए, इसलिए सरकार ने उन्हें नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया। अब हमें अनुसूचित जनजातियों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। अनुसूचित जातियों की तरह ही देश के दुर्गम भागों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कुछ समस्याएं हैं। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई होती है। वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है, फिर भी वनोत्पादन और खेती के अलावा उनके पास अपना गुजरान चलाने के और साधन नहीं है। खेती के आधुनिक औजार उन तक पहुंच नहीं पाते। उनको खेती से प्राप्त होने वाली आय भी बहुत कम होती है। उनकी खेती भी पहाड़ के ऊपर भूमि पर होती है। वह भूमि उपजाऊ नहीं होती। निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण उनका ठीक से पोषण नहीं होता और वे कुपोषण का शिकार होते हैं। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को सही समय पर चिकित्सा की सहायता प्राप्त होना कठिन हो जाता है, इसलिए आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत सरकार को महसूस हुई और भारतीय संविधान ने आदिवासियों की गणना अनुसूचित जनजातियों में की। उन्हें विधिमंडल, शिक्षा और सरकारी सेवाओं के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि वे भी अपना सामाजिक और आर्थिक विकास कर सके। घुमंतु और विमुक्त जातियां या जनजातियां। घुमंतु जनजातियों में उन जातियों और जनजातियों का समावेश होता है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव-गांव घूमते हैं। इस वर्ग के लोग पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप के व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते हैं। अंग्रेजों ने इनमें से कुछ जनजातियों पर अपराधी जनजाति का ठप्पा लगाया था। अंग्रेजों ने वर्ष 1871 के अपराध प्रतिबंधित कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजाति के रूप में किया था और उनके व्यवसाय और कार्य व्यापारों पर प्रतिबंध लगाया था। स्वतंत्रता के बाद इस अन्यायकारी कानून को रद्द किया गया। इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए। ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियों में समाविष्ट किया गया। उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन जातियों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब हम अल्पसंख्याक यानी माइनॉरिटी की संकल्पना को समझेंगे। किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर और वंश की दृष्टि के आधार पर कम होता है, संख्या में जो लोग कम होते हैं, ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्याक यानी माइनॉरिटीज कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म के, पंथ के और भाषा के लोग रहते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता है, ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती है। इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास किया जा सके, इसलिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार होता है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। उनकी उन्नति हेतु सरकार द्वारा विविध योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने महिलाओं और अन्य
दुर्बल घटकों के सक्षमीकरण के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार से प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसका अध्ययन हमने इस पाठ के माध्यम से किया है।